नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। आज खबरें अब तक में हम बात करेंगे सबसे पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा के उस घमासान की जहां मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। इसके बाद रुख करेंगे समाजवादी पार्टी के उस बड़े राजनीतिक दांव की ओर जिसने 2027 विधानसभा चुनाव से पहले नई बहस छेड़ दी। फिर चलेंगे बिहार, जहां बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजों ने 3 दशक पुराना राजनीतिक किला ढहा दिया। और आखिर में बात होगी उस मुद्दे की जिसने भारत सरकार और दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों में से एक मेटा को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन इन सभी खबरों से पहले जरा विस्तार से नजर डाल लेते हैं इस वक्त की प्रमुख हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का वीडियो हटाने पर मेटा से नाराज संसदीय समिति मार्क जुकरबर्ग से 3 दिन के भीतर मांगा जवाब। E20 विवाद में नितिन गडकरी को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत, डीफेक और एआई तस्वीरें हटाने के आदेश। अमित शाह के बयान और चंदा चोरी पर चर्चा बिना नहीं चलेगा सदन, राहुल का रिजिजू को अल्टीमेटम। अभिषेक बनर्जी को बड़ा झटका, कलकत्ता हाई कोर्ट ने खारिज की विदेश यात्रा। संसद में हंगामे पर भड़की बीजेपी, राहुल गांधी को बताया गैर जिम्मेदार। मुजफ्फरपुर में ओवरसाइज कावड़ डीजे पर एक्शन, कटा 50,000 का चालान। पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने वाली नाबालिग को बड़ी राहत, शिकायतकर्ता ने वापस ली एफआईआर। सदन में समाजवादी पार्टी ने चर्चा नहीं होने दी, बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। एक झटके में आसमान पर चढ़ा सोना चांदी, सोना 2400 रुपए महंगा हुआ तो वहीं चांदी 5,500 रुपए ऊपर पहुंची। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 152 अंक चढ़ा, निफ्टी 24,624 के पार। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले मुद्दे के बारे में। लखनऊ के विधानसभा परिसर से लेकर सदन के भीतर तक ऐसा सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है कि घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पोस्टर, दान पात्र, चंदा चोरी के नारे और फिर तीखेवार पलटवार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का मानसून सत्र हंगामे की बलि चढ़ गया और कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना पड़ गया। लेकिन असली भूचाल तब आया जब सदन के रक्षक यानी कि स्पीकर सतीश महाना का दर्द छलका और उन्होंने कह दिया कि क्या मैं इस कुर्सी के योग्य हूं, मुझे आत्मचिंतन करना पड़ेगा। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कह दिया कि सपा का चेहरा लोकतंत्र, किसान, युवा और महिला विरोधी है। आइए आपको बताते हैं कि लखनऊ के इस हाई वोल्टेज ड्रामे की इनसाइड स्टोरी आखिर पूरी है क्या। मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन की कार्यवाही शुरू भी नहीं हुई थी कि सपा विधायकों ने परिसर को ही जंग का मैदान बना दिया। हाथों में दान पात्र और साथ ही साथ बड़े बड़े पोस्टर थामे समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक धरने पर बैठ गए। पोस्टरों पर साफ लिखा हुआ था कि जनता का पैसा आखिर गया कहां और बीजेपी के खाते में गया, ये भी लिखा था। वहीं इस उग्र प्रदर्शन की अगुवाई सपा के दिग्गज नेता शिवपाल सिंह यादव, अतुल प्रधान और सदन से निष्कासित सपा विधायक सचिन यादव कर रहे थे। शिवपाल यादव ने हुंकार भरते हुए कहा कि बीजेपी को चंदा चोरी के मुद्दे पर जवाब देना होगा, जनता सब देख रही है। वहीं अतुल प्रधान ने 2 टूक कहा कि इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, सरकार पारदर्शिता दिखाए। दूसरी तरफ निष्कासित होने के बावजूद हाथों में पोस्टर लिए विधायक सचिन यादव ने कहा कि भले ही उन्हें सदन से बाहर निकाला गया हो, लेकिन वो जनता के पैसों का हिसाब मांगने से पीछे नहीं हटेंगे। सपा ने साफ ऐलान कर दिया कि ये लड़ाई अब सड़क से लेकर सदन तक जारी रहेगी। आपको बता दें कि सदन के भीतर जो नजारा देखने को मिला उसने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को अंदर तक हिलाकर रख दिया। बुधवार को वो बेहद भावुक नजर आए और आहत भी नजर आए। स्पीकर ने अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए कहा कि विपक्ष का व्यवहार जो है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। सुनिए। उससे मैं दुखी और निराश हूं। मुझे पहली बार यह महसूस हुआ या तो हमारे प्रयास में कहीं कमी रह गई या फिर डॉक्टर अंबेडकर की बात सही है कि कमी संविधान में नहीं बल्कि व्यक्तियों में होगी। कल एक ऐसे सदस्य के आचरण ने मुझे दुखी किया जिसको हम इस सदन का रोल मॉडल कहते थे। कहीं भी कोई भी आता था तो मैं कहता ये रोल मॉडल है विधानसभा के। उनके द्वारा जिस समय इस प्रकार का आचरण किया गया और उसके बाद भी मेरे मना करने के बाद भी बाहर जिस प्रकार की उनके भाषा का प्रयोग किया गया, वो निश्चित रूप से उसने मेरे मन में एक वेदना और पीड़ा पैदा की।
ये निराशाजनक है। वहीं निलंबित सपा विधायक सचिन यादव पर निशाना साधते हुए स्पीकर ने कहा कि सचिन यादव पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनसे बेहतर व्यवहार की उम्मीद की जा सकती थी, लेकिन मंगलवार को सदन में मुख्यमंत्री की तस्वीर गलत तरीके से दिखाई गई। बार बार निर्देश देने के बाद भी उन्होंने पोस्टर नीचे नहीं किया। वहीं हंगामे के बाद मीडिया के सामने आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर तीर चलाए। सीएम योगी ने कहा कि मानसून सत्र में सरकार 49,000 करोड़ रुपए से ज्यादा अनुपूरक बजट लेकर आई है। इसमें युवाओं के रोजगार, स्किल डेवलपमेंट, किसानों की नई योजनाएं, गरीबों के कल्याण और महिलाओं के स्वावलंबन के लिए बड़ी धनराशि का प्रावधान था। सीएम योगी ने कड़े शब्दों में कहा कि समाजवादी पार्टी ने नकारात्मक रवैये के कारण युवाओं, किसानों, महिलाओं और गरीबों से जुड़े इन अहम मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं होने दी। देखिए, जो अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक चेहरा है वो एक बार फिर से विधानसभा सत्र के दौरान देखने को मिला है। विधानसभा सत्र को हंगामे के हवाले करना, प्रदेश के युवाओं, किसानों, महिलाओं और गरीबों के साथ भारी अन्याय है। मानसून सत्र में युवाओं के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, आधी आबादी महिलाओं के लिए और गरीबों के लिए नई स्कीम, नई योजनाएं प्रारंभ हो, युवाओं के एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनकी स्किलिंग के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए कोई नई योजना घोषित हो सके, गरीबों के कल्याण के लिए कुछ नए कार्यक्रम आगे बढ़ सकें और महिलाओं के सम्मान और उनके स्वावलंबन के लिए भी कुछ अतिरिक्त प्रयास आगे बढ़ें। इसके लिए हम लोग 59,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुपूरक बजट को भी लेकर के आए थे, जिनके लिए इन सभी मदों में धनराशि की व्यवस्था भी थी। नई योजनाओं को घोषित करने के लिए चर्चा विधानसभा में हो सके, इसके लिए उन कार्यक्रमों के साथ हम लोग आए थे। लेकिन समाजवादी पार्टी के नकारात्मक रवैये के कारण युवाओं के मुद्दे पर, अन्नदाता किसानों के मुद्दे पर, महिलाओं के स्वावलंबन के मुद्दे पर या गरीबों के लिए बनने वाली वेलफेयर की अन्य स्कीमों के मुद्दे पर सदन में समाजवादी पार्टी ने कोई चर्चा नहीं होने दी। इनका ये आचरण असंवैधानिक भी है, युवा विरोधी है, किसान विरोधी है, महिला विरोधी है और गरीब विरोधी भी है। देखा जाए तो एक तरफ जहां चंदा चोरी के आरोपों को लेकर समाजवादी पार्टी आर पार के मूड में है, तो वहीं एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के इस रवैये को प्रदेश के विकास पर ब्रेक लगाने वाला बता दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो विधानसभा अध्यक्ष के उस दर्द पर उठ रहा है जिसने यूपी की राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। अब देखना यह होगा कि अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई विधानसभा के बाद ये सियासी चिंगारी क्या सड़कों पर नया तूफान खड़ा करती है। खैर, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर।
उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव की आहट अब साफ सुनाई देने लगी है। हर राजनीतिक दल अपने अपने वोट बैंक को मजबूत करने की रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। जहां भारतीय जनता पार्टी अपने पारंपरिक समर्थन को बनाए रखने की कोशिश कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी अपने सामाजिक समीकरण का दायरा बढ़ाने में लगी हुई है। इसी कड़ी में आज राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी का बड़ा प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित किया गया। यह सम्मेलन समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताओं में शामिल रहे जनेश्वर मिश्र की जयंती के अवसर पर हुआ। लेकिन सवाल सिर्फ ये कार्यक्रम का नहीं है, बल्कि सवाल ये है कि आखिर समाजवादी पार्टी को अब ब्राह्मण समाज के बीच जाने की जरूरत क्यों महसूस हुई। क्या सिर्फ पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण के सहारे सत्ता तक पहुंचना मुश्किल दिखाई दे रहा है? क्या 2027 की लड़ाई अब नए सामाजिक समीकरणों पर लड़ी जाएगी और क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण वोट एक बार फिर सत्ता का सबसे बड़ा निर्णायक फैक्टर बनने जा रहा है? इन्हीं सभी सवालों का जवाब तलाशेंगे इस खास रिपोर्ट में। कहते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनाव सिर्फ मुद्दों से नहीं बल्कि सामाजिक समीकरणों से भी तय होते रहे हैं। यही वजह है कि जैसे जैसे 2027 विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दल अपने अपने समीकरण मजबूत करने में जुट गए हैं। इसी रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी ने आज लखनऊ में बड़ा प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित किया। ये सम्मेलन समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ समाजवादी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे जनेश्वर मिश्र की जयंती पर आयोजित किया गया। दरअसल जनेश्वर मिश्र को समाजवादी आंदोलन का बड़ा चेहरा माना जाता है। वो ब्राह्मण समाज से भी सम्मानित पहचान रखते थे। ऐसे में जनेश्वर मिश्र के जरिए समाजवादी पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि उसकी राजनीति सिर्फ सामाजिक गठजोड़ तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली है। आपको बता दें कि राजनीति का सीधा सा कायदा है कि बिना सटीक गणित के सत्ता का सिंहासन नहीं मिलता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश के पीडीए दाव ने चमत्कार जरूर किया और सपा ने 80 में से 37 सीटें जीतकर बीजेपी को तगड़ा झटका दिया था। सपा को तकरीबन 33% से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को हारने के बाद भी 41% वोट ही हासिल हुए थे। इससे पहले 2022 के विधानसभा चुनाव में भी सपा 32% वोट पाकर 111 सीटों पर सिमट गई थी, जबकि बीजेपी 41% वोट के साथ 255 सीटें जीतकर मुस्कुराती हुई सरकार बना ले गई थी। ऐसे में अखिलेश यादव ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि अगर 2027 में लखनऊ की गद्दी पर बैठना है तो वोट शेयर को कम करने से कम 45% के पार ले जाना होगा। ये 45% का जादुई जो आंकड़ा है, सिर्फ पीडीए के भरोसे हासिल कर पाना मुमकिन नहीं है। इसलिए बीजेपी का वोट शेयर गिराने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसके सबसे वफादार ब्राह्मण कोर वोट बैंक में कम से कम 5 से 7% की सेंध लगा दी जाए। अगर ब्राह्मणों का थोड़ा सा भी झुकाव सपा की ओर हो गया तो बीजेपी का चुनावी खेल पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा। हालांकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मणों की आबादी भले ही 10 से 12% के आसपास ही हो, लेकिन उनका सियासी असर इस आंकड़े से कई ज्यादा बड़ा है। यूपी में ब्राह्मण समाज को सिर्फ वोट बैंक नहीं माना जाता, बल्कि उन्हें ओपिनियन मेकर कहा जाता है, यानी वो समाज जो पूरे गांव कस्बे की राजनीतिक हवा का रुख तय कर देते हैं। वहीं राज्य की 403 में से तकरीबन 80 से 85 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां ब्राह्मण मतदाता सीधे तौर पर हार जीत तय करते हैं। पूर्वांचल और अवध के दर्जनों जिलों जैसे वाराणसी, जौनपुर, भदोई, चंदौली, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, सासा, संत कबीर नगर, महाराजगंज, अयोध्या, कानपुर और प्रयागराज में इसकी आबादी तकरीबन 15 से 22% तक है। इसीलिए गवाह है कि जब तक ब्राह्मण कांग्रेस के साथ रहे, कांग्रेस राज करती रही। 2007 में जब समाज मायावती के हाथी पर सवार हुआ तो फिर बसपा की पूर्ण बहुमत सरकार बन गई। वहीं 2014 के बाद ये समाज एक साथ होकर बीजेपी के साथ मुस्तैदी से खड़ा है। वहीं 2017 में जब बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज की तो मुख्यमंत्री की कमान ठाकुर समाज से आने वाले योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई। तब से कहीं न कहीं ब्राह्मणों की उपेक्षा का मुद्दा उठता जा रहा है। अखिलेश यादव इसी कथित अंदरूनी नाराजगी को भुनाना चाहते हैं और इस काम के लिए अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी की पूरी ब्राह्मण ब्रिगेड को मैदान में उतार दिया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, सांसद सनातन पांडे, पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा और पवन पांडे पिछले कई महीनों से पूर्वांचल से लेकर बुंदेलखंड और पश्चिमांचल तक घूम घूम कर
माहौल बना रहे थे। सपा सियासी संदेश देना चाहती है कि वो सिर्फ पीडीए की पार्टी नहीं है, बल्कि सबको साथ लेकर चलने वाला एक समावेशी मंच है। हालांकि चुनावी राजनीति में केवल सम्मेलन ही परिणाम तय नहीं करते हैं। मतदाता स्थानीय मुद्दों, नेतृत्व, संगठन, उम्मीदवार और सरकार के कामकाज जैसे कई पहलुओं को ध्यान में रखकर मतदान करते हैं। इसीलिए ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि सम्मेलन का चुनावी परिणाम पर कितना असर पड़ेगा। लेकिन इतना तो जरूर है कि समाजवादी पार्टी ने साफ संकेत दे दिया है कि वो 2027 के चुनाव में अपनी सामाजिक आधार को व्यापक बनाने की कोशिश करेगी। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी भी अपने संगठन और पारंपरिक समर्थन को मजबूत बनाए रखने के लिए लगातार अभियान चला रही है। यानी आने वाले महीनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में सामाजिक समीकरण, संगठन और चुनावी रणनीति तीनों सबसे अहम मुद्दे रहने वाले हैं। तो फिलहाल लखनऊ का ये प्रबुद्ध सम्मेलन जो है वो केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि 2027 विधानसभा चुनाव की दिशा तय करने वाली बड़ी राजनीतिक के रूप में देखी जा रही है। एक तरफ समाजवादी पार्टी अपने सामाजिक आधार का विस्तार करने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने पारंपरिक समर्थन को बनाए रखने में जुटी है। आने वाले महीनों में साफ होगा कि राजनीतिक दलों की ये रणनीतियां मतदाताओं को कितना प्रभावित कर पाती हैं। फिलहाल इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की चुनावी बिसात जो है वो बिछ चुकी है, मोहरे सज चुके हैं और अब दल अपने अपने तरीके से जनता का भरोसा जीतने की कोशिश कर रहे हैं। देखना होगा कि 2027 की इस बड़ी चुनावी लड़ाई में किसकी रणनीति ज्यादातर असरदार साबित होती है और आखिर उत्तर प्रदेश की जनता किसे अपना जनादेश देती है। फिलहाल इसी के साथ हम बढ़ेंगे हमारी अगली खबर की ओर। बिहार की राजनीति में एक ऐसा भूचाल आया जिसकी धमक पटना से लेकर दिल्ली के संसद भवन तक सुनाई दे रही है। जिस बांकीपुर सीट को भारतीय जनता पार्टी अपना सबसे मजबूत और अजेय किला मानती थी, जहां पिछले 3 दशकों से बीजेपी का परचम लहरा रहा था, उस किले की ईंट से ईंट बजा दी गई है। प्रशांत किशोर और उनकी जन स्वराज पार्टी ने यह काम किया है। जी हां, 30 साल पुरानी विरासत, नितिन नवीन का अभेद्य किला और बीजेपी का भारी भरकम आत्मविश्वास, सब कुछ ताश के पत्तों की तरह ढह गया। और इस महाहार के ठीक 24 घंटे बाद दिल्ली के गलियारों में वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू के पोस्टर बॉय नीतीश कुमार सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चैम्बर में पहुंच गए, उनसे मुलाकात कर डाली। वहीं अब इस मुलाकात के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बंद कमरे में क्या पकड़ा है। क्या बांकीपुर की हार ने एनडीए के होश उड़ा दिए हैं? क्या बिहार में कोई बड़ा सियासी तख्ता पलट होने वाला है, या फिर प्रशांत किशोर ने बीजेपी जेडीयू का पूरा गणित ही बिगाड़ दिया है? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। सबसे पहले बात करते हैं उस चुनावी नतीजे की जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। बांकीपुर विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को वोट पड़े थे और 3 अगस्त को जब ईवीएम खुली तो बीजेपी खेमे में सन्नाटा छा गया। जन स्वराज के कप्तान प्रशांत किशोर ने शुरुआत से ही जो बढ़त बनाई वो आखिरी राउंड तक कायम रखी। नतीजों का आंकड़ा देखिए। जन स्वराज के प्रशांत किशोर 64,151 वोट, बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा 44,827 वोट, राजद की रेखा गुप्ता 14,273 वोट। प्रशांत किशोर ने बीजेपी के उम्मीदवार को 19,324 वोटों के भारी भरकम अंतर से धूल चटा दी। जिस जन स्वराज को 2025 के विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नसीब नहीं हुई थी, उसने सीधे बीजेपी की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली सीट पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। आपको बता दें कि बांकीपुर कोई आम सीट नहीं थी। 1995 से सीट पर एक ही परिवार, एक ही पार्टी का कब्जा था। पहले नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा, उसके बाद उनके बेटे नितिन नवीन ने 2010, 15, 20, 25 के चुनावों में लगातार भारी भरकम अंतर से जीत हासिल की थी। हाल ही में जब नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए और उन्हें राज्यसभा भेजा गया, तब मार्च 2026 में उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। बीजेपी नेताओं को पूरा भरोसा था कि सीट पर वे किसी को भी खड़ा कर दें, जीत तो पक्की है। लेकिन इसी आत्मविश्वास ने बीजेपी की लुटिया डुबो दी।
दरअसल इस उपचुनाव में बीजेपी हाई वोल्टेज ड्रामे की कोई कमी नहीं रख पाई। भाजपा ने ऐन वक्त पर टिकट बदल दिया। जी हां, बीजेपी ने पहले अभिषेक कुमार को उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन फिर ऐन मौके पर टिकट काटकर नीरज कुमार सिन्हा को दे दिया गया। आखिर वक्त में प्रत्याशी बदलने से कार्यकर्ताओं और मतदाताओं में भारी नाराजगी देखने को मिली। वहीं चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश कुमार का एक वीडियो सामने आया जिसमें वे बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे थे। प्रशांत किशोर ने तुरंत दाव खेलते हुए इसे एआई से बनाया गया फर्जी वीडियो करार दे दिया। बात इतनी बड़ी कि जेडीयू नेताओं ने प्रशांत किशोर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। वहीं दूसरी तरफ बांकीपुर में महज 34% मतदान हुआ। बीजेपी का कैडर वोट घर से निकला ही नहीं, जबकि युवा और बदलाव करने वाले लोग सीधे प्रशांत किशोर के पक्ष में पहुंचे। आपको बता दें कि बांकीपुर में मिली करारी हार का झटका इतना तेज था कि मंगलवार को संसद भवन का माहौल एकदम गर्म हो गया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के साथ सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय पहुंचे। हालांकि जेडीयू ने इसे आधिकारिक तौर पर शिष्टाचार भेंट और पूर्वोत्तर व बिहार के विकास पर चर्चा बताया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में खबर पक्की है कि बंद कमरे में बांकीपुर की हार पर मंथन हुआ है। वहीं जेडीयू के हलकों में अब आवाज उठने लगी है कि बीजेपी अपनी मनमानी के कारण हारी है। जेडीयू के बाहुबली विधायक अनंत कुमार सिंह ने तो खुलकर बम फोड़ दिया। अनंत सिंह ने सीधे सीधे बयान दिया कि अगर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने रहते तो बांकीपुर में बीजेपी की यह दुर्दशा कभी नहीं होती। जनता बीजेपी के तौर तरीकों से नाराज है। सुनिए। तो जनता मालिक है, जिनको वोट दिए वो जीते, जिनको नहीं दिया वो हारे। दुकान से लाने की चीज तो नहीं है, लेकिन मालिक जनता है। वो जिनको चाहते हैं उनको बनाते हैं, जिनको चाहते हैं उनको कुर्सी से उतार देते हैं। वो एक आदमी की शक्ति है जनता के जीमा में, नेता के जीमा में ककरो कुछ नहीं है। अच्छा, एक सवाल, नीतीश कुमार के नहीं रहने का कारण हुआ है कि बीजेपी इस बार चुनाव हार गई। जैसे जनता में हवा उड़ा दिया है कि भाजपा मंजूरी करके नीतीश जी के साथ ऐसे किया है। अब बात जो रहे, लेकिन नेता कुल कहते हैं कि नहीं, मिलजुल के दोनों किए, लेकिन जनता में बदबू है कि नीतीश कुमार के सब ऐसे करके ऐसे किए हैं। नीतीश कुमार के हम लोग वोट दिए हैं, लेकिन जब चाहता हटा देता है, जब चाहता ले आता है, जिसको बना देता है फिर उसको हटा देता है। जनता का अच्छा चीज नहीं लगा कि हम वोट देंगे केकर नाम पर। अब ककरो कोयले ले, ककरो कोकड़ा बना दे, ककरो खिलौड़ बना दिया। खिलौड़ जनता को पसंद नहीं है। नीतीश कुमार कद ने हल्ला ये है कि साथ ऐसे किया गया, लेकिन ऐसा बात नहीं है। हम पता लगाए तो कहता कि नहीं एकदम अपना राजेश दोनों ऐसा काम किया, लेकिन जनता में ये है कि मंजूरी नीतीश कुमार के साथ ऐसा करके किया। जनता हम वोट दिए नीतीश कुमार के, ऐसा हटा दिया। दुखी है जनता। नीतीश कुमार रहते तो ये चीज नहीं होता। हम तो बोलते नहीं होता। जनता भी हिल गया कि नीतीश कुमार इतना बढ़िया काम किया और वो आदमी के नाम पर हम लोग वोट दिए और उसके बाद वो आदमी को हटा दिया। लेकिन नीतीश जी अपने हट जाए, लेकिन जनता में के हटा दिया गया। हालांकि जेडीयू के सूत्र दावा कर रहे हैं कि उपचुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फ्रंट पर ना रखना, बीजेपी को खुद को सर्वोपरि समझना ही शर्मनाक हार की सबसे बड़ी वजह बनी। वहीं अब सवाल ये उठता है कि आखिर बांकीपुर जैसी सीट पर भाजपा को झटका क्यों लगा। देखा जाए तो बांकीपुर में हार के 5 बड़े कारण हैं जिन्होंने बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया। जैसे कि 3 दशक से एक ही परिवार और पार्टी का कब्जा रहने से जनता बदलाव चाहती थी। 18 में से 30 साल के युवा मतदाता बेरोजगारी, पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रही धांधली को बेहद गुस्से में थे। प्रशांत किशोर ने जाति पात की राजनीति से हटकर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पलायन जैसे बुनियादी मुद्दों पर चुनाव लड़ा, जिसने पढ़े लिखे शहरी मतदाताओं को सीधे कनेक्ट किया। प्रत्याशी बदलने का बीजेपी का फैसला उल्टा पड़ गया। बीजेपी का अपना कैडर वोट इस बार सुस्त रहा, फिर उसने प्रशांत किशोर का विकल्प चुन लिया। कुल मिलाकर देखा जाए तो बांकीपुर का ये उपचुनाव सिर्फ एक सीट का नतीजा नहीं, ये 2027 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले की वो चिंगारी है जिसने पूरे राज्य की राजनीति में आग लगा दी है। एक तरफ प्रशांत किशोर ने अपनी ताकत दिखाकर ये साबित कर दिया कि वे बिहार में सिर्फ हवा नहीं बना रहे बल्कि चुनाव जीतना भी जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस हार ने बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों में भी नए सिरे से खींचतान शुरू कर दी है। फिलहाल
इतना तो साफ है कि बांकीपुर उपचुनाव ने बिहार की राजनीति में नई बहस जरूर छेड़ दी है। आने वाले दिनों में अगर बिहार की चुनावी रणनीति या फिर गठबंधन की राजनीति में कोई बदलाव दिखाई देता है तो इस बैठक को उसी संदर्भ में देखा जाएगा। अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि क्या एनडीए इस हार के सबक को लेकर रणनीति में बदलाव करेगी या जन स्वराज पार्टी इस जीत को व्यापक जन समर्थन में बदल पाएगी, और क्या बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। फिलहाल बांकीपुर का ये उपचुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं रहा, बल्कि उसने बिहार की राजनीति में कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इन सवालों के जवाब आने वाले महीनों में राजनीतिक घटनाक्रम तय करेंगे। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू करवा देते हैं। बिना टेक दिग्गज कंपनी मेटा और केंद्र सरकार के बीच अब तक की सबसे बड़ी और आर पार की जंग छिड़ चुकी है। 140 करोड़ भारतीयों के प्रतिनिधि और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो फेसबुक से हटाने की हिमाकत मेटा को बेहद भारी पड़ गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी की संसदीय समिति ने सीधे मेटा के सर्वेसर्वा मार्क जुकरबर्ग को 3 दिन का अल्टीमेटम थमा दिया है। या तो बिना शर्त माफी मांगो या फिर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करो, वरना सीधे एफआईआर दर्ज होगी और जेल की हवा खानी पड़ जाएगी। इसी बीच भारत सरकार और मेटा की ग्लोबल टीम के बीच दिल्ली में एक महा बैठक होने जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या मेटा का कानूनी कवच सेफ हार्बर खत्म हो रहा है। दरअसल पूरा विवाद 23 जुलाई से शुरू होता है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं के नाम अपना पहला सेल्फी वीडियो जारी किया था। कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में हो रहे छात्र प्रदर्शनों और पेपर लीक के संवेदनशील मुद्दे पर पीएम ने युवाओं को सख्त कार्यवाही का भरोसा दिया था। लेकिन 23 जुलाई की रात तकरीबन 12:30 बजे अचानक ये वीडियो फेसबुक से गायब हो जाता है। सुबह 5 बजे तक यानी पूरे 4.5 घंटे का ये वीडियो प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया। जब विवाद बढ़ा तो मेटा ने इसे वापस रिस्टोर किया और सफाई दी कि एक एआई टूल की तकनीकी गड़बड़ी थी। लेकिन भारत सरकार ने मेटा के इस ढुलमुल जवाब को सिरे से खारिज कर दिया और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की अध्यक्षता वाली दूरसंचार और आईटी की संसदीय समिति ने इस मामले को बेहद कड़ा रुख अपनाया है। समिति ने साफ शब्दों में कहा कि मार्क जुकरबर्ग को पीएम मोदी का वीडियो हटाए जाने में 3 दिनों के भीतर लिखित और बिना शर्त माफी मांगनी होगी। जिन अधिकारियों या फिर सिस्टम की वजह से वीडियो हटा, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मेटा ने शर्तें नहीं मानी तो आईटी एक्ट के तहत मिलने वाली कानून सुरक्षा खत्म कर दी जाएगी। इसका सीधा मतलब यह है कि मेटा अब सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि पब्लिशर माना जाएगा और इसके अधिकारियों पर सीधे भारत में आधिकारिक केस दर्ज किए जा सकेंगे। इतना ही नहीं, इंस्टाग्राम पर पेड एड्स के जरिए बाल यौन शोषण सामग्री के प्रचार प्रसार को लेकर बेहद खफा है। समिति ने निर्देश दिया कि बच्चों के यौन शोषण और महिलाओं से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री को 3 दिन के भीतर सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाए। डीफेक और फर्जी एआई वीडियो के जरिए देश में भ्रम फैलाने की कोशिश पर नकेल कसी जाए। आपको बता दें कि सरकारी दबाव और कानूनी शिकंजे के बाद मेटा पूरी तरीके से बैकफुट पर नजर आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक मेटा ने पीएम मोदी के वीडियो के हटने पर गहरा खेद व्यक्त किया है और वो औपचारिक लिखित माफी मांगने को तैयार है। मेटा ने सरकार को आश्वासन दिया है कि आगे से किसी भी वीआईपी या सेलिब्रिटी की पोस्ट को बिना किसी वरिष्ठ इंसानी अधिकारी की मंजूरी के एआई टूल द्वारा नहीं हटाया जाएगा। कुल मिलाकर भारत सरकार ने ये साफ कर दिया है कि 140 करोड़ भारतीयों के लोकतंत्र और देश की सुरक्षा के साथ कोई विदेशी कंपनी खिलवाड़ नहीं कर सकती है। अगर एआई के नाम पर या अपनी नीतियों के नाम पर बिग टेक कंपनियां मनमानी करेंगी तो उनका सेल्फ हार्बर कवर छीन कर उन्हें सीधे भारतीय अदालतों के चक्कर काटने पर मजबूर कर दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज आपने देखा कि कैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र राजनीतिक टकराव की भेंट चढ़ गया, कैसे समाजवादी पार्टी ने 2027 की लड़ाई को ध्यान में रखते हुए अपने सामाजिक समीकरण को नया आकार देने की कोशिश शुरू कर दी, कैसे बिहार के बांकीपुर उपचुनाव में राज्य की राजनीति में नए सवाल खड़े कर दिए और दूसरी ओर भारत सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही को लेकर भी साफ संदेश दिया कि देश के कानून से ऊपर कोई कंपनी नहीं हो सकती। आने वाले दिनों में इन सभी मुद्दों पर राजनीति और तेज होगी, नई रणनीतियां बनेगी, नए बयान आएंगे और नए समीकरण भी देखने को मिलेंगे। फिलहाल खबरें अब तक में आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।